नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9। इसके पहले सभी चैप्टर को हमने जो है से इस सीरीज में एनसीईआरटी सीरीज में कवर किया है। आप 1 से लेके चैप्टर 8 तक पहले और वीडियो में अन्य वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 9 शांति की बात करेंगे और समझेंगे शांति क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करें और समझें क्या है शांति। चैप्टर क्लास 9 राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि युद्ध, आतंकवादी हमलों और जो है गुटिये दंगों पर चीखती अखबारी रमटे हमें निरंतर याद दिलाती हैं कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति की दुसाध बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। यह राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और जो है सेनाधिकारियों के ओठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसका हवाला भी पाठ्य पुस्तक, सावधानों, घोषणा पत्रों और समझौते समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्यों के रूप में दिया जाता है। हर किसी की शांति का आह्वान और अनुसरण की बात करते हम देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफी अंतर के साथ आंका गया है। शांति के समर्थकों का कई सवालों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 पूछता, शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में यह इतनी कमजोर क्यों है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है। इस अध्याय में हम इन्हीं कुछ सवालों की विस्तार से जांच पड़ताल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी भूमिका 9.1 यानी कि भूमिका शांति क्या है, पूरा बात समझेंगे विस्तार से। 9.1 लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है, लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्शे युद्ध को महिमामंडित करने वाले विचारक था। नित्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार जो है बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर की है। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो पेरेटो 1848 से 1923, याद रखेंगे आप कौन किसकी बात कर रहे हैं, इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो पेरेटो की बात कर रहे हैं, जो 1848 से 1923 का दावा था कि अधिकतर समाज में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। इसका मतलब यह जानना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी का इनमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत
हुई। इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय तथा विश्व युद्ध। आपने आसपास और पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। उपयुक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलने से उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की है और प्रक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बमवर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराने से हुआ। इन दो हमलों में से कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उनमें से भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक जो है आम नागरिक थे। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया ने अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। चूंकि परमाणु हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंद्विता में 1962 का क्यूबाई मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमान ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ की आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने जो है क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि वे मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल हटा लिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट में मानवता का संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है। त्रासद संघर्षों के प्रेत हमें लगातार कचोटते रहते हैं कि आज जीवित अतीत के किसी भी समय में कहीं अधिक असुरक्षित है, क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद है। शांति का अर्थ हम जानेंगे क्या होता है। शांति की परिभाषा अवसर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यह परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देश के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ, कहाँ हम दो याद रखेंगे, रवांडा और बोस्निया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था। हाँ, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन हो तो था ही। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले यह जरूरी नहीं है। शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना। यह परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती। हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रही बसी। ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती हैं, किसी भी क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती हैं। जाति, वर्ग या लिंग पर आधुनिक
आधारित इस स्तरीकरण को आए अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इसके भी संघर्षों और हिंसा पैदा हो सकती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम वैसी हिंसा से उत्पन्न कुछ ठोस उदाहरणों की ओर देखें, जैसे जातिगत वर्गभेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप क्या हैं, इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूहों के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती थी। आजाद समाज के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने तक छुआछूत के प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। भयावह रीति रिवाज के इस जख्म में उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसमें भी काफी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्नवर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, उनकी परिणत स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने में होती है। इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह, पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर हत्याएं में होती हैं। भारत में निम्न लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्मस्पर्शी सूचक हैं। अब ऐसा होना लगभग असंभव है कि उपनिवेशवाद विदेशी शासक के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दे। पर इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीन संघर्ष दिखता है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देश के पूर्ववर्ती उपनिवेशवादों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह उबारना शेष है जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला। रंगभेद और सांप्रदायिकता में एक समूचे नस्लगत समूह या समुदाय पर लांछन लगाना और उनका दमन करना शामिल रहता है। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज ठहराने में किया जाता है। 1886 की अगर हम बात करें, 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों को कत्लेआम तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने 1992 तक अपनी बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे की नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली रंगभेद की नीति इसके उदाहरण है। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। इसका एक प्रयोग प्रायः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में आप्रवासियों के लिए खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहां शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन वैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करते हैं। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताजा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकटन शिकायतों और संघर्ष के कारणों के साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान
के बीच की समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। हिंसा की समाप्ति की अगर हम बात करें, हिंसा की समाप्ति कैसे होगी, क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ जिसे कहते हैं आप, यूनिसेफ को याद रखेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जो कहते हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान ने उचित ही टिप्पणी की है, क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त हैं। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सक पद्धतियां भी काम कर सकती हैं। हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचना में भी होती हैं। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की संरचना हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। शांति, जिसे संतुष्ट लोगों के समय सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। शांति को अंतिम स्थिति में नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों में सक्रिय क्रियाकलाप शामिल है।